फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि हम लोग ASP.NET कोर MVC में हम लोग आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन का हम लोग यूज़ करते हैं, राइट। तो इसमें क्या होता है, मैंने कई वीडियो बना चुका हूँ इस प्लेलिस्ट में। तो इसमें मुझे आप लोगों को बताना है कि हम लोग जो है एक कस्टम पेज बनाए हैं और उसमें जो है अपने हिसाब से टेक्स्ट बॉक्स जो है ना रखेंगे, सेव करेंगे। तो डेटा जो है मेरा जो एग्जिस्टिंग जो ASP.NET कोर जो माइग्रेशन के द्वारा जो मैंने क्रिएट किया था, इस जो डेटा है जहाँ पे यूजर का जो हर जितने भी यूजर होते हैं सारे रजिस्टर यहाँ पे होते हैं, मेन यहाँ पे इंसर्ट होते हैं। तो यहाँ पर जो डेटा आ रहा है तो ऑटोमेटिक मैं इंसर्ट का कोई कोड नहीं लिख रहा हूँ, तो इसका जो प्री डिफाइंड जो फंक्शन होता है ना, उसको चेक करके हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं। तो हम लोग प्री डिफाइंड फंक्शन का हम लोग यूज़ कैसे करते हैं, कैसे हम यूजर को चेक करते हैं, है ना, कि यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, हम वो सारे फंक्शन को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं इसके बारे में हम बताएंगे इस वीडियो में। फ्रेंड, यदि आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करो फ्रेंड, क्योंकि मैं .NET रिलेटेड वीडियो लेकर आता हूँ फ्रेंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है फ्रेंड, आपको देखना है कि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जब भी मैं सेव पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्या होता है कि मैं यहाँ पे डिबगर लगा ऑलरेडी रखा हूँ, कंटिन्यू कर देता हूँ इसको। यहाँ पे मैंडेटरी फिल बता रहा है कि ये सारी चीज़ आपका मैंडेटरी फिल है, आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी ईमेल इज रिक्वायर्ड देगा, पासवर्ड की जगह पे मैं मैसेज को चेंज करना मैं भूल गया था, तो मैं यहाँ पे ऑटोमेटिक मैं यहाँ चेंज कर दूंगा तो वो क्या हो जाएगा आपको दिखेगा। तो यहाँ पर मैं कॉपी करूँगा, इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे था पासवर्ड एंड पासवर्ड रिक्वायर्ड, और मुझे कहाँ पे चेंज करना है, और यहाँ पे मैंने टेक्स्ट बॉक्स था मेरा ये, और यहाँ पे पासवर्ड बोल के है। तो ये जो पासवर्ड हैश है इसको मैं कॉपी करूँगा टेक्स्ट बॉक्स, और इसका जो ईमेल है ये इसको मैं पेस्ट कर दूँगा। तो अब मैं इस कोड को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। क्या होता है कि आप लोगों को पता है कि जब भी आप आइडेंटिटी को आप लोग यूज़ करना चाहते, ऑथेंटिकेशन का यूज़ करना चाहते हो, तो आप अपने एप्लीकेशन के अंदर जो है आप सिंपल है कि आपको लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना पड़ता है। इस पैकेज के अंदर देखो इस तरह से क्या होता है, हम लोग लाइब्रेरी को इंस्टॉल करते हैं। तो एंटिटी फ्रेमवर्क कोर जो है वो इंस्टॉल करना पड़ता है, आइडेंटिटी को यूज़ करना पड़ता है ना। तो इसको और टूल्स को यूज़ करते हैं। जब मैं टूल्स यूज़ नहीं करोगे तो माइग्रेशन नहीं हो पाएगा। एसक्यूएल सर्वर यूज़ करते हैं डाटाबेस के साथ, एसक्यूएल सर्वर के साथ मैंने क्या होता है कनेक्टिविटी करना होता है। तो क्योंकि मैं डाटाबेस एसक्यूएल सर्वर में यूज़ कर रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पर दिया गया है कि माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर एसक्यूएल सर्वर, इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना पड़ेगा। और ये जो है माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर टूल्स, इस लाइब्रेरी को जब आप इंस्टॉल करोगे तो इससे क्या होता है आप माइग्रेशन कर पाओगे। उसके बाद यहाँ पे और इस आइडेंटिटी को आप लोग को यूज़ करना पड़ेगा, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर को आप लोग यूज़ करना पड़ेगा। जब तक आइडेंटिटी को यूज़ नहीं करोगे, आइडेंटिटी एंटिटी फ्रेमवर्क कोर को यूज़ नहीं करोगे तो आप ऑथेंटिकेशन नहीं कर पाओगे ASP.NET कोर के अंदर। इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाने के बाद क्या होता है, सिंपली हम प्रोग्राम .cs फाइल में जाएंगे फ्रेंड। इस तरह से जैसे कि अभी तक मैंने बता चुका हूँ कि किस तरह से हम लोग एसक्यूएल सर्वर को साथ जो है यहाँ पे सर्विस को रजिस्टर करते हैं। तो यहाँ पे सिंपली आप builder.services.adb कॉन्टेक्स्ट का हम लोग यूज़ करते हैं। ये जो है ये जो एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट, ये क्लास मैंने डिफाइन किया था। इसके अंदर जो है DB कॉन्टेक्स्ट आइडेंटिटी DB कॉन्टेक्स्ट को क्या किया, इनहेरिट किया है, और इसके अंदर कुछ फंक्शन लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया गया है। तो इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे डिफाइन किया जाता है, लैम्डा एक्सप्रेशन का हम लोग यूज़ करते हैं, यूज एसक्यूएल सर्वर को फंक्शन को हम लोग यूज़ करते हैं। इसके अंदर जो है ऐप सेटिंग जेसन फाइल में जो कनेक्शन स्ट्रिंग जो डिफाइन किए गए उस कनेक्शन स्ट्रिंग को यहाँ से क्या करते हैं गेट करते हैं, इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद मुझे क्या करेगा डाटाबेस के साथ कनेक्टिविटी हो जाएगा फ्रेंड। तो ऐप सेटिंग डॉट जेसन फाइल यदि आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो, यहाँ पे ऐप सेटिंग डॉट जेसन फाइल है। तो यहाँ पे इस पर ऐप सेटिंग डॉट जेसन फाइल जो क्लिक करता हूँ, इस तरह से हम लोग जैसे वेब कॉन्फ़िग फाइल में हम लोग क्या करते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग हम लोग डिफाइन कर देते हैं, लेकिन ASP.NET कोर के अंदर जो है हम लोग जो है जेसन फाइल हम लोग यूज़ करते हैं फ्रेंड। इस तरह से हम लोग कोड लिखते हैं। तो इसके बाद क्या होता है कि आप जाना चाहते हो तो जहाँ पे मैंने DB कॉन्टेक्स्ट मैंने रखा है, यूज़ किया है, तो उस डेटा के अंदर जाओगे, यहाँ पे एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट जो क्लास है, देखो यहाँ पे क्या होता है आइडेंटिटी DB कॉन्टेक्स्ट को इनहेरिट करना पड़ता है। इस तरह से सिंपली आप जो है यहाँ पे इनहेरिट करना पड़ता है, कंस्ट्रक्टर कॉल किया है इसके अंदर, इस तरह से हम लोग डिफाइन करना पड़ता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है, और इसमें मैं कुछ नहीं किया हूँ। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है कि दूसरा जो मैंने सर्विस रजिस्टर किया है एड आइडेंटिटी, जब तक इसको यूज़ नहीं करोगे फ्रेंड आप यूज़ नहीं ऑथेंटिकेशन यूज़ नहीं कर पाओगे।
तो यहाँ पे क्या होता है, बिल्डर और सर्विसेज एड आइडेंटिटी, इसके अंदर क्या होता है, प्री डिफाइंड मॉडल होता है, जो आइडेंटिटी यूजर है, आइडेंटिटी रोल है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एड एंटिटी फ्रेमवर्क स्टोर्स, इसके अंदर जो है एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट जो मेरा प्री डिफाइन है, सॉरी प्री डिफाइन नहीं है, जो मैंने बनाया है क्लास, उस क्लास को यहाँ पे यूज़ करना पड़ता है जेनरिक के अंदर। तो इसके बाद है एड डिफ़ॉल्ट टोकन प्रोवाइडर, हम लोग यूज़ करते हैं फ्रेंड। तो इस तरह से आपको क्या करना है फ्रेंड, आपको इस तरह से प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में इतना कोड आपको एक लाइन सर्विस को रजिस्टर करना पड़ेगा। यदि आप आइडेंटिटी का यूज़ कर रहे हो, तो आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन का भी यूज़ कर रहे हो, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो अब मैं क्या किया हूँ, मैंने एक कंट्रोलर बनाया हूँ। तो कंट्रोलर के अंदर जिस तरह से मैंने यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको, कंट्रोलर के अंदर जिस तरह मैंने रोल बनाया था, रोल कंट्रोल, उसी तरह यूजर कंट्रोलर बनाया है। तो जब मुझे यूजर कंट्रोलर बनाने के बाद क्या होता है कि ऑलरेडी मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे यूजर को हम लोग एंट्री करना है, कहाँ एंट्री करना है, डेटाबेस में एंट्री करना है। तो इसके लिए आपको सिंपल है कि इस तरह यूजर बोल के एक जेनरिक क्लास होता है, उसके अंदर में जेनरिक क्लास के अंदर आइडेंटिटी यूजर को मैं पास करना पड़ता है। उसके बाद एक रेफरेंस क्रिएट किया, जिस तरह से मैंने, क्या होता है कि ASP.NET कोर में जो होता है कि प्री डिफाइंड जो होता है, ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज होता है। तो इस तरह से हम लोग क्या होता है, कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या करते हैं, क्लास में वीडियो को क्या करते हैं, इनिशलाइज करते हैं, इनिशलाइज हो जाएगा इसके अंदर। इस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे ये जो है गेट मेथड है, एक पोस्ट मेथड होता है। तो इसके साथ जो, जब मेरा HTML को मैं थोड़ा दिखा रहा हूँ आपको, HTML के अंदर क्या होता है, इस तरह से मैं मॉडल के साथ नेम स्पेस हम लोगों ने यूज़ किया है, आप लोग भी कर सकते हो। ये सिंपल है, ये टाइटल को डिफाइन करता है। इसके बाद मैसेज दिखाने के लिए मैंने रेजर सिंटेक्स यहाँ पे रखा है। एक फॉर्म टैग है, इस तरह से फॉर्म टैग है, इसके अंदर ASP-एक्शन है। ये ASP.NET कोड जब यूज़ करोगे, इस तरह का सिंटेक्स आपको यूज़ करना पड़ेगा फ्रेंड। तो एक्शन इंडेक्स मेथड है, और कौन सा है, गेट या पोस्ट है। जब ये जब सेव होगा तो पोस्ट मेथड को क्या करेगा, हिट करेगा। तो उसके बाद यहाँ पे सिंपली आप टेक्स्ट बॉक्स आप देख पाओगे, इस तरह से इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स है, ASP-4 है, यूजर नेम है, ASP-4 लोगोगे लिखोगे, ऑटोमेटिक ये जो यूजर नेम है फ्रेंड, ये जो मॉडल में जो यूजर नेम होगा, प्रॉपर्टीज जो होगा, वो ऑटोमेटिक बाइंड हो जाएगा फ्रेंड। इस चीज़ को ध्यान रखना है। यदि आपका ये नाम डिफरेंट होगा, तो ये मॉडल के साथ क्या होगा, बाइंड नहीं होगा, नहीं हो पाएगा, इसके साथ जो मॉडल में डेटा गेट नहीं होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है। प्लेस होल्डर जो है, ये तो आपको पता है, यहाँ पे यूजर नेम ये हिंट दिखाता है और कुछ नहीं है। ऑटो कंप्लीट मैंने ऑफ करा है, उसको मैंने यूज़ किया है। और उसके बाद देखो, इसमें यदि मैंडेटरी फील्ड जो है, रिक्वायर्ड फील्ड यदि नहीं रहेगा, तो इस तरह का उसका अंत क्या होगा, मैसेज दिखाएगा। इस पर आपको ASP-validation-4 का हम लोग यूज़ करते हैं ASP.NET कोर में। तो यूजर नेम इस तरह से, ये यूजर नेम और ये यूजर नेम मैच होना चाहिए। इसी तरह देखो यहाँ पे क्या है कि टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो ईमेल है, ईमेल के अंदर जो ASP4 ईमेल है, और इसका जो वैलिडेशन है ASP-validation-4 ईमेल, ये दोनों मैच होना चाहिए। उसी तरह पासवर्ड में देखो, पासवर्ड हैश है और पासवर्ड हैश, ये दोनों मैच होना चाहिए। चेक बॉक्स के लिए दिया गया कन्फर्मेशन ईमेल है, इसके लिए दिया गया है। आप यदि चेक करना चाहते हो, अनचेक करना चाहते हो, इसके लिए दिया गया है फ्रेंड। यहाँ पे सेव बटन है। यदि एक्स्ट्रा फील्ड भी यदि इसमें ऐड करना चाहते हो, तो एक्स्ट्रा फील्ड ऐड करने के लिए आप तो प्री डिफाइंड जो है मॉडल, उसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं। एक्स्ट्रा फील्ड यदि फुल नेम देना है, एड्रेस देना है, स्टेट देना है, सिटी देना है, कुछ भी देना है, यूजर को कोई भी इन्फॉर्मेशन देना है, इसके लिए आप लोग को व्यू मॉडल बनाना पड़ेगा। व्यू मॉडल को क्या करेंगे, व्यू मॉडल को क्या करेगा, वो मॉडल जो होता है, इस मॉडल को क्या करेगा, इनहेरिट करेगा। डायरेक्ट हम इस मॉडल के अंदर जाकर कोई भी प्रॉपर्टीज डिफाइन नहीं कर सकते हैं। करने से क्या होता है, जब भी हम लाइब्रेरी को अपडेट करेंगे तो एरर आ जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो इसके लिए मुझे क्या बनाना पड़े, व्यू मॉडल बनाना पड़े। व्यू मॉडल में जाकर जो है, जितने भी मुझे प्रॉपर्टीज डिफाइन करना है कर देंगे, तो यहाँ पर क्या कर सकते, उस व्यू मॉडल को हम लोग यूज़ करेंगे, तो जाके वो जितने भी प्रॉपर्टीज है यहाँ पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और डेटाबेस के अंदर में जो जो फील्ड हम एक्स्ट्रा में ऐड करना चाहते हैं, माइग्रेशन के द्वारा इसमें उतना फील्ड हम क्या करते हैं, इंक्लूड कर देंगे। तो यहाँ से जो डेटा मैं भेजूंगा, यहाँ से जो डेटा जाएगा, तो ऑटोमेटिक मेरे डेटाबेस में जाके सेव हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे प्रॉपर्टीज डिफाइन हो गया, बाइंडिंग हो गया, यहाँ से डेटा सेव होगा, तो मेरे कंट्रोलर के अंदर डेटा गेट हो रहा है। यहाँ डेटा आ जाने के बाद सिंपल इस चीज़ को ध्यान रखना है, इस मॉडल में डेटा आ जाएगा। मॉडल में डेटा आने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे मैंने मैनुअली चेक किया है, तो मैनुअली चेक किया है, तो यहाँ पे ऑटो, यहाँ पे जो है, यहाँ पे मॉडल के अंदर जो प्री डिफाइंड मॉडल है, इसमें मैंने कोई वैलिडेशन नहीं लगाया था, वहाँ पे डेटा एनोटेशन का हम लोग यूज़ नहीं किया था। तो ऑटोमेटिक मैं इसमें मैनुअली में चेक कर रहा हूँ, स्ट्रिंग डॉट इजनल और विथ वाइट स्पेस मॉडल डॉट यूजर नेम। यदि ये मॉडल ब्लैंक होगा तो मुझे इस तरह का मैसेज दिखेगा। तो मैनुअली मैं इसको चेक कर रहा हूँ फ्रेंड, और कुछ नहीं, यहाँ पे मैं मैनुअली एक एक फील्ड पकड़ के चेक कर रहा हूँ।
तो आप लोग भी इस तरह से कर सकते हो, जो कि प्री डिफाइंड है, उसमें मेरा कंट्रोल नहीं है। तो मेरा कंट्रोल नहीं है, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि मैनुअली उसको चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग चेक कर रहे हैं। उसके बाद देखोगे फ्रेंड, यहाँ पे मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड, यदि वैलिड नहीं होता है तो ये डायरेक्ट फॉर्म को रिडायरेक्ट कर देगा व्यू पेज को, उसी पेज को, और इसके अंदर जो डेटा भरा हुआ है, फिलअप है, वही डेटा को बाय डिफॉल्ट वो गेट करेगा, दिखाएगा। ये फॉर्म रीसेट नहीं होगा, इसका मतलब ये होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। इसीलिए यहाँ पे मॉडल को, ये जो मॉडल आया उसी मॉडल को लेके इसमें वैल्यू को लेके इसमें रिटर्न करा दे रहा है, तो ताकि मेरा फॉर्म जो है रीसेट नहीं हो, डबल से फिलअप नहीं करना पड़े। अब क्या होता है यहाँ पे एग्जिस्टिंग यूजर, अब जो यदि वैलिड हो गया, मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड हो गया सपोज, तो उसमें जो यूजर जो है ऑलरेडी मेरे डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, उसको चेक करना पहले जरूरी है। चेक नहीं करोगे तो डुप्लीकेट यूजर इंसर्ट हो जाएगा, इस चीज़ को ध्यान रखना है। इसके लिए यूजर रेफरेंस जो मैंने ऊपर क्रिएट किया था फ्रेंड, ऊपर जो क्रिएट किया था यूजर रेफरेंस, ये जो इसके अंदर प्री डिफाइंड फंक्शन होता है फाइंड बाय नेम एसिंक, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो इसके अंदर जो होता है कि नेम के द्वारा यूजर नेम हम पास कर देंगे, इससे क्या करेगा, डेटा को, इस नाम का जो होगा फील्ड होगा, वो चेक करेगा डेटाबेस में, इस टेबल में, कि ये नाम एग्जिस्ट करता है। यदि एग्जिस्ट नहीं करता है, सपोज एग्जिस्ट नहीं करता है, तो नल नहीं होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, कंडीशन लिखा एग्जिस्ट नॉट इक्वल टू नल, नल नहीं होगा यानी डेटा है। तो इसका मैंने डेटा है, तो डेटा है तो बता देगा यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, इस मैसेज को दिखा देगा कि ऑलरेडी डुप्लीकेट वहाँ पे इंसर्ट है, ये सेम नाम नहीं लेगा, इंसर्ट होगा। तो इस चीज़ को ध्यान है, इसको चेकिंग के लिए मैंने यहाँ पे लगाया था, इस चीज़ को ध्यान रखना है फ्रेंड। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया है कि सिंपल आप यहाँ पर देखोगे एसिंक मॉडल का हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एसिंक मॉडल मैंने यहाँ पास किया है कि रिजल्ट डॉट AWT यूजर मैनेजर क्रिएट क्रिएट एसिंक का हम लोग यूज़ करते हैं। इस पर जब माउस हम ओवर करते हैं, इसमें सिंपल देखो इन पासवर्ड हम लोग क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। तो पासवर्ड जो मेंटेन करते हैं, तो इस पासवर्ड को इस तरह से हमको यहाँ पर जो है, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे ये प्री डिफाइंड फंक्शन है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी यूजर और स्ट्रिंग पासवर्ड, मुझे स्ट्रिंग पासवर्ड देना है। तो स्ट्रिंग पासवर्ड देने के लिए, पासवर्ड के लिए यहाँ पे यदि सेपरेट हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं, तो यहाँ पे सेपरेट भेजने के लिए जो है हम लोग इसको डिबग को स्टॉप कर देते हैं यहाँ पे अभी। तो इसको, मुझे इस फंक्शन को यदि हम यूज़ करते हैं, सिंपली यहाँ पर देखना है फ्रेंड, इस फंक्शन को यदि हम यूज़ करते हैं इस तरह से, हाँ, इस फंक्शन को यदि हम यूज़ करते हैं, तो दो पैरामीटर जा रहा है, एक यूजर का डिटेल्स जा रहा है, एक पासवर्ड जा रहा है, जो अलग से ले रहा है ना। तो इसमें मुझे क्या करना है कि मॉडल डॉट जो है यहाँ पर जो है, यहाँ पे सिंपल हम लोग भेजना है MODL मॉडल डॉट जो है, उसके बाद क्या है इसका पासवर्ड, पासवर्ड हैश, तो ये डेटा उसको मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा, डेटा मेरा टेबल में क्या करे, इंसर्ट कर दे। रिजल्ट यदि सक्सीड हो जाता है, तो इस तरह से यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली मैसेज दिखाएगा फ्रेंड, उसके बाद क्या करेगा, रिटर्न करा देगा। तो इसको हम करके देखते हैं कि क्या सच में ये काम करता है क्या नहीं करता है। सिंपल है फ्रेंड, यदि आप लोग भी ये प्री डिफाइंड में को फंक्शन को आप लोग यूज़ करना चाहते हो, कस्टम यदि लॉग यूजर यूजर पेज बनाना चाहते हो, तो इसके लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो इसको मैं एप्लीकेशन को रन करता हूँ यहाँ पे। हम्म। अब मुझे क्या करना है, लॉगिन करने के लिए बोला जा रहा है। लॉगिन जब मैं करूँगा, तो मैं पासवर्ड में कॉपी कर लेता हूँ। तो ऑलरेडी एक यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है मेरे टेबल में, तो यहाँ पे लिखूँगा तो यहाँ पे मेरा लॉगिन हो गया, और उसके बाद मैं यूज़र पे क्लिक करूँगा, ये फॉर्म आ रहा है। तो आप अपने हिसाब से कस्टम पेज जब मैं बनाया हूँ, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर जो है आप फील्ड आप डिफाइन कर सकते हो।
और भी कुछ फील्ड बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ टेबल में आके माइग्रेशन के द्वारा फील्ड ऐड कर सकते हो। आप कुछ फील्ड बढ़ाना चाहते हो यहाँ पर आके बढ़ा सकते हो। इसके लिए व्यू मॉडल आपको बनाना पड़ेगा, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो मैं अभी इस पीस में ध्यान देता हूँ। यूजर नेम यदि मैं डिफाइन करता हूँ, सपोज मैं एडमिन लिख दिया, तो ईमेल भी सपोज मैं admin@gmail.com, ओके। और यहाँ पासवर्ड यदि मैं दिया admin@123 और मैं सेव कर दिया। देखो यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, यूजर क्रिएट हो चुका है। मैं जब डाटाबेस में जाकर चेक करता हूँ फ्रेंड, जब डाटाबेस में जाकर मैं चेक करता हूँ, यहाँ पर देखोगे ऑलरेडी यहाँ पे क्या क्या इंसर्ट कर दिया है ना, ऑलरेडी क्या किया है, इंसर्ट कर दिया है। तो इसी तरह आप लोग भी जब यूजर बनाओगे तो इस तरह से आप लोग कस्टम पेज बनाकर आप डेटा को एंट्री कर सकते हो। आप यदि यूजर पेन में यूजर रजिस्टर करना चाहते हो, यूजर के पैनल के अंदर यूजर एरिया के अंदर आप लोग डिफाइन करना पड़ेगा, पेज बनाना पड़ेगा। एडमिन के अंदर यदि आप कुछ यूजर ऐड करना चाहता है तो एडमिन के अंदर आपको पेज बनाना पड़ेगा, कस्टम पेज बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से आप लोग जो है कस्टम जो है एक यूजर के लिए पेज बना सकते हो, और कस्टम जो कोड है, प्री डिफाइंड जो फंक्शन है, उसको आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो यदि मैं इसको हटा देता हूँ, इसको हटा दिया, जब अब मैं सेव करता हूँ तो देखो बट यहाँ पर ऑलरेडी बता रहा है कि यूजर नेम इज़ रिक्वायर्ड, ईमेल इज़ रिक्वायर्ड, है ना। तो आपको इस तरह से क्या होता है कि आप लोगों को यहाँ पे मैसेज दिखाता है, प्रॉपरली मैसेज दिखाता है। तो इस तरह से आप लोग भी यूज़ करोगे। यदि मैं एडमिन बोल के मैं डबल से मैं एंट्री करता हूँ, एडमिन बोल के डबल से मैं एंट्री करता हूँ, एडमिन, और यहाँ पे मैं देता हूँ admin@gmail.com, और इसके बाद मैं पासवर्ड कुछ दे देता हूँ। अब क्या बोलता है देखते हैं। यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, यूजर नेम क्या कर रहा है, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है कहाँ, डेटाबेस के अंदर, तो इसीलिए वो इंसर्ट करने नहीं दे रहा है। तो इस तरह से अब मैंने एक छोटा सा जो है यहाँ पे कुछ चेंज किया था, आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने बनाया था। आप लोग इसको यूज़ कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तो आप लोग सीख पाएंगे फ्रेंड। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो फ्रेंड, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड, वीडियो को लाइक करें फ्रेंड।